नमस्कार। स्वागत है आपका इस खास शो में जिसका नाम है आईपीओ का सिक्सर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। पिछला साल आईपीओ बाजार के लिए बहुत गुलजार रहा। धड़ाधड़ आईपीओस खुले और ये साल भी कुछ कम नहीं है। लगातार आईपीओस खुल रहे हैं। हर हफ्ते आपके लिए आईपीओस में निवेश के विकल्प मिलते हैं और इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो 6 से ज्यादा आईपीओस खुले हुए बाजार में। उसमें कुछ मेन बोर्ड की हैं और कुछ एसएमई सेगमेंट की हैं। तो कौन से आईपीओस आपके लिए ठीक हैं, आपको कहां पर पैसे लगाने हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे इस खास शो में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो विकल्प हैं उन विकल्पों में सबसे बेहतर क्या है। ये रणनीति भी आपके लिए हम बनाएंगे। और आज फिर से इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आपको बता दें कि कौन कौन से आईपीओस खुले हुए हैं और कौन से आईपीओस खुलने वाले हैं। एसएमईज में कौन से आईपीओस खुले हैं, कौन से आईपीओस खुलेंगे, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो जीपीटी हेल्थ केयर, इस आईपीओ का आज लास्ट डे है। इस पर चर्चा करेंगे। 27 फरवरी यानी कि कल 2 आईपीओस खुलेंगे, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के और एक्सीकॉम टेली सिस्टम के। इसके अलावा भारत हाईवेज इनविट ये आईपीओ खुलेगा 28 फरवरी को यानी कि परसों, और मुक्का प्रोटीन्स ये आईपीओ खुलेगा 29 फरवरी को। एसएमई सेगमेंट की अगर हम बात कर लें तो 3 विकल्प हैं। आज खुला है ओवैस मेटल एंड मिनरल्स का आईपीओ, कल खुलेगा पूर्व फ्लेक्सी कैप का आईपीओ और एमवीके एग्रो फूड ये खुलेगा 29 फरवरी को। तो जो आईपीओ खुलने वाले उनकी चर्चा बाद में करेंगे। जो आईपीओ खुले हुए हैं, जो जिनमें आपके लिए मौके हैं, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं। और जीपीटी हेल्थ केयर से शुरुआत कर लेते हैं। आज लास्ट डे है, इसमें करना क्या है आपको ये समझ लेते हैं। आस्था जी, पहले शुरुआत इसी से करेंगे, जीपीटी हेल्थ केयर से। बताइए कंपनी करती क्या है और किस तरह का आईपीओ लग रहा है आपको, क्या बढ़िया मौके हैं इसमें? देखिए, जीपीटी हेल्थ केयर की बात करें तो ये बेसिकली हॉस्पिटल्स रन करते हैं और इनके 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और बेसिक जो चीज है कि हॉस्पिटल किस एरिया में है, तो ईस्टर्न बेस्ड कंपनी है ये। ईस्ट इंडिया में इनके, जहाँ पे कि वेस्ट बंगाल, हावड़ा, डमडम, सॉल्ट लेक, यहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स हैं। तो ईस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ये कंपनी है जिनके के हॉस्पिटल्स टोटली ईस्टर्न इंडिया बेस्ड है। तो ये हॉस्पिटल्स रन करती है कंपनी। और यहाँ पे जो रेटिंग हम लोग दे रहे हैं वो सब्सक्राइब की तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब करने की यहाँ पे सलाह है। तो अगर किसी को लंबे नजरिए से लगाना हो, लंबे समय के नजरिए से, तो इस आईपीओ में देखा जा सकता है, नहीं तो रहने दिया जा सकता है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, अदरवाइज रहने दें। आशा जी, इसको मैं पढ़ रहा था, उसमें एक चीज़ मुझे दिखी कि एक तो देखिए ईस्ट में ही इसका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। दूसरी है, अगर हम बाकी हॉस्पिटल से तुलना करें तो थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी इसमें कम है बाकी के मुकाबले। क्या ये रिस्क है थोड़ा सा? अगर हम कोई ये सोच रहा हो कि नहीं चलिए आईपीओ में आ रहे हैं, एक चांस दे लेते हैं, बोलो रहने दे क्या? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ईस्टर्न एक सबसे बड़ा जो बेसिकली पॉइंट है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक तो होता है कि आप नेशनल लेवल पे प्रेजेंट है और एक होता है आप ईस्ट पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। तो वहां पे फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। अब अगर आपने ऑक्यूपेंसीज की बात करी तो बिल्कुल ऑक्यूपेंसीज कंपेयर करें अगर हम बड़े प्लेयर्स से, तो यहाँ पे कम है। अब इनका जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हॉस्पिटल्स को जज करने के लिए कि पेशेंट कितने दिन रुकता है, तो वो भी 4 दिन के आसपास आता है। ऑल्दो ये एक पैरामीटर डिपेंड करता है कि किस तरह की स्पेशलिटी में हॉस्पिटल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप न्यूरो सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल रखता है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि वो रिकवरी भी देखते हैं कैसी होती है पेशेंट्स की। तो उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह की सर्जरी के लिए जाते हैं जहाँ ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड सर्जरी हो, तो वहां ज्यादा दिन के लिए रखा नहीं जाता। तो ये सब पॉइंट्स भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कम है और वो एक प्रमुख कारण है। क्योंकि अगर ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है और जो इनका ये बोलना है कि वहां पे रिमोट एरियाज में ये है, तो उस हिसाब से ऑक्यूपेंसी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही बोला, ऑक्यूपेंसी कम है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी बहुत ऐसा नहीं बोल सकते कि अट्रैक्टिव है, 4 डेज का है, जो कि ठीक ठाक है। और उसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी इनका ठीक ठाक है। तो बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्शन इस इन फिगर्स को लेके है नहीं। और इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने प्राइसिंग तो यहाँ पे रीजनेबल ही की है। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करूँ तो 31-32 के पी मल्टीपल पे आ रहा है, जबकि बाकी जो पेयर्स है वो काफी हाई
पी पर हैं, लेकिन उनका प्रमुख कारण ये है कि वो नेशनल लेवल पे प्रेजेंट है, ये एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ पे ठीक ठाक किया है, लेकिन सभी पैरामीटर्स को मिला के ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा तो कोई लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद नहीं है। तो इससे बेटर यही है कि एक बार रहने दें इसको, और अगर लॉन्ग टर्म फिर भी अगर हॉस्पिटल्स ही इसके पोर्टफोलियो में ही किसी को लगाना है और उस हिसाब से लगाना चाहते हैं, तो फिर लंबे समय के लिए ही लगाएं। वो ही पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसमें अप्लाई करने की सजेशन है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए लगाएं। जीपीटी हेल्थ केयर में लिस्टिंग गेन की बहुत उम्मीद ना करें। आशा जी, एक आखिरी क्वेश्चन जीपीटी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ, क्या वैल्यूएशन ठीक है? मान लीजिए किसी को अगर लंबी अवधि के लिए भी देखना है तो ठीक है, या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हम ठीक ठाक रौनक हाल फिलहाल भी देख रहे हैं, तो देखिए उस लिहाज से जरा गाइड कर दीजिए। हाँ, देखिए वैल्यूएशंस यहाँ पे ठीक-ठाक हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत रीज़नेबल भी नहीं है। अब अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे तो वैसे भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि नेशनल लेवल की प्रेज़ेंस नहीं है। तो जो नेशनल लेवल की प्रेज़ेंस वाले हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि हमारा अपोलो यहाँ पे अगर हो गया, फोर्टिस हो गया, ये सब नेशनल लेवल पे प्रेज़ेंट है, तो डेफिनिटली उनके वैल्यूएशंस इससे तो ज़्यादा ही होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा कंसंट्रेशन जो रहता है उस पैरामीटर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेता है। तो उस हिसाब से नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स को हमेशा ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेंगे। उस हिसाब से इन्होंने वैल्यूएशंस यहाँ पे ठीक-ठाक किए हैं। बहुत महँगे भी नहीं हैं, एक एवरेज वैल्यूएशंस बोल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट का मूड और माहौल ठीक रहा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन हो, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना इसमें लगाएँ, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लगाना हो तो ही लगाएँ। ठीक है, जीपीटी हेल्थ केयर को लेकर ये व्यू। चलिए अब जो आईपीओ खुलने वाले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, और उसकी शुरुआत करेंगे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ के साथ। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ कल ही आईपीओ खुलेगा, 29 फरवरी को बंद होगा, और लिस्टिंग की उम्मीद है 5 मार्च को। 235 करोड़ रुपए का इसका साइज़ है। अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा इसमें फ्रेश इशू ही, आस्था जी अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। प्राइस बैंड 162 से 171 रुपये। आशा जी, पावर सेगमेंट से जुड़ी है ये कंपनी, स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चर करती है, और बहुत दिनों बाद स्टेबलाइजर का नाम भी सुनने में आ रहा है। और मुझे याद है कि बचपन में हम लोग टीवी देखते थे तो टीवी के साथ स्टेबलाइजर जरूर होता था। क्या ये एग्जैक्टली वही काम करती है, वही स्टेबलाइजर बनाती है, या फिर कुछ और वर्टिकल से जिसमें ऑपरेट कर रही है ये? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला, स्टेबलाइज़र्स इनका मेन है, जिसमें कि पीवीसी स्टेबलाइज़र्स हैं, और ये सब कहाँ पे, जो कि आपके इलेक्ट्रिक वायर्स में, फिटिंग्स वगैरह में यहाँ पे काम आते हैं। तो मेजरली ये स्टेबलाइज़र्स में से ही है। और इस कंपनी की अगर आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे मैं सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। उसके पीछे के कुछ एक कारण हैं। देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहला तो एक छोटा इश्यू है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो इनके पीयर्स हैं, उनके मुकाबले में इन्होंने वैल्यूएशन बहुत रीज़नेबल किए हैं। मेरे हिसाब से 20 से 21 के पीई मल्टीपल पे ये आ रहे हैं, जो कि बहुत हाई नहीं है, क्योंकि मैं जब पीयर्स से देख रही थी, तो वो काफ़ी हाई उस पे थे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इनकी जो सीएजीआर ग्रोथ हमने देखी है पिछले लास्ट 2 सालों की, वो बहुत सॉलिड है। एफवाई 21 से लेके 23 तक में अगर सेल्स में देखूं, इबिटा में तो बहुत ही सॉलिड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में, तीनों में जो इनकी सीएजीआर ग्रोथ है वो हाई है। आरओई आरओसी रेशियोज बहुत सॉलिड है। कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। इसीलिए सब्सक्राइब की रेटिंग है फॉर लिस्टिंग गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म, दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। ठीक है, लिस्टिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसे लगाने की सलाह है। लेकिन आशा जी, जो कंपनी पैसे जुटा रही है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़, उसका इस्तेमाल करने जा रही है अपने कुछ कुछ कैपेक्स के रिक्वायरमेंट को लेकर। प्लेटिनम स्टेबलाइजर्स इजिप्ट में कुछ निवेश करेगी। क्या इनकी कोई सब्सिडरी है? क्या ये विदेशों में भी काम कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जरा इसको बताएंगे आप। हाँ जी, बिल्कुल, इनकी सब्सिडियरी है और उसी में जो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू वहीं से आ रहा है। तो बिल्कुल ये सब्सिडियरी में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है, जो ये इश्यू के द्वारा जो पैसा जुटाएगी कंपनी, वहां पे भी डिप्लॉय करेगी। तो बिल्कुल ये जो इन्वेस्टमेंट ओवरसीज सब्सिडियरी है, वहां के लिए भी इन्वेस्टमेंट और वहां से भी बिजनेस आता है। लेकिन इसके अगर मैं बाकी के पैरामीटर्स भी देखती हूँ, तो ये मुझे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी वेराइड है। अच्छा खासा प्रोडक्ट
पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और कंपनी की वित्तीय जो हम बोलते हैं हेल्थ है या वित्तीय स्वास्थ्य है वो बहुत सॉलिड है। फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी लगी मुझे कंपनी की और इसी वजह से मैंने इसको सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। बस एक ही चीज के लिए प्रे करना चाहिए कि अलॉटमेंट मिले, क्योंकि अगेन एक छोटा इश्यू है, अलॉटमेंट के चांसेस टफ रहेंगे। हाँ, छोटा आईपीओ है, 250 करोड़ रुपए से भी कम की इसकी साइज है। और दिक्कत यही हो जाती है कि कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, 235 करोड़ रुपए का साइज है इसका। एक चीज आस्था जी, हम फाइनेंशियल्स इसके देख रहे थे प्लेटिनम इंडस्ट्रीज के, फाइनेंशियल ठीक ठाक लग रहे हैं, रिजल्ट जो इन्होंने पेश किए हैं वो ठीक ठाक ही हैं। लेकिन एक सवाल कि ये स्टेबलाइजर वाले सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो ये B2B में बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेट करती है या फिर B2C में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है? और दूसरी चीज कि क्या इससे कोई पेयर मौजूद है, क्या कोई और कंपनी है जिससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो एग्जैक्ट पेयर तो नहीं बोलेंगे, बट सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एप्कोटेक्स ये दो कंपनियां इन्होंने जताई हैं जो कि इनके पेयर के हिसाब से इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन की है, जिन्हें ये मान रहे हैं कि पेयर के तौर पे उन्हें गिना जाए। तो अगर मैं उन कंपनियों को भी लेती हूँ और उस हिसाब से भी मैं देखती हूँ, तो ये पूरा जो इंडस्ट्री है जिसमें कि ये कंपनियां ऑपरेट करती है, वहां की भी पी जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो बेहद हाई है। और उस हिसाब से प्लेटिनम इंडस्ट्रीज ने अपनी प्राइसिंग काफी बढ़िया करी है। वो काफी जस्टिफाइड लगती है, रीजनेबल लगती है और हमारी सलाह रहेगी लगाइए लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको निवेश की सलाह है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज में। आस्था जी, बेसिक सवाल, वो सवाल जो सबके मन में होता है, लिस्टिंग या गेन कितना होने की संभावना है? 20%, 25%, 50%? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां पर सब्सक्रिप्शन खतरनाक आ रहे हैं, अगर हम कहेंगे, तो वहां पर तो डबल ट्रिपल भी शेयर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लिस्टिंग गेन वैसे मैं मानती हूँ कि 20% के ऊपर का अगर कोई भी लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो बढ़िया ही कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज तो मैं नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई कर पाऊंगी, लेकिन 20% अबव यहाँ पे जहां तक लगता है, क्योंकि प्राइसिंग इतनी अट्रैक्टिव की है तो उतना टेबल पे छोड़ा है इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने, तो मुझे लगता है 20% अबव लिस्टिंग गेन होने की, जो कि बढ़िया लिस्टिंग होने की उम्मीद है। ठीक है, 20% के आसपास की लिस्टिंग गेन की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज में अगली जो कंपनी है वो है एक्जिकॉम टेली सिस्टम। इसका भी आईपीओ कल खुलेगा, तो जो कल खुल रहे हैं उसकी हम चर्चा थोड़ी विस्तार से कर लेते हैं, जो आगे खुलेंगी उनको आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक्जिकॉम टेली सिस्टम कल खुलेगा, 29 फरवरी को बंद होगा। लिस्टिंग की उम्मीद है कि 5 मार्च को संभावित इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। साइज है 429 करोड़ का और उसमें फ्रेश इशू ज़्यादा है। और प्राइस बैंड की बात करें तो 135 करोड़ 135 से 142 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। एक्जिकॉम टेली सिस्टम, आशा जी पहले ये बताइए कि कंपनी ये करती क्या है? क्या टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी है? क्या टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती है? क्या करती है ये? देखिए ये क्या बनाती है, क्रिटिकल पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें ये लोग डिजाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सर्विस भी करते हैं। जो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट जिसे हम बोलते हैं, या फिर लियोन बेस्ड जो एनर्जी मैनेजमेंट होता है, लियोन यानी कि जो बैटरी हमने देखा है उस हिसाब से जो एनर्जी मैनेजमेंट होता है ये टेलीकम्युनिकेशन साइट्स पे, तो वहां के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट जो इनका बोलेंगे वो रहेगा ईवी चार्जर्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स की हम बात करते हैं तो वो वाले प्रोडक्ट भी बनाते हैं। अब इनका जो मार्केट शेयर है वो ईवी चार्जर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग 65% मार्केट शेयर जो रेजिडेंशियल ईवी चार्जिंग बिजनेस का है वो मार्केट शेयर इनके पास है टोटल इंडिया का। अगर मैं 65% मार्केट शेयर की बात करूं, और अगर पब्लिक चार्जिंग की भी हम बात करें तो उसमें भी इनका मार्केट शेयर लगभग 20%, 25% से अबव है। तो इनका मार्केट शेयर ईवी चार्जिंग में अच्छा है। कंपनी इस तरह के सोल्यूशन बनाती है, इंडिया में इनका हेडक्वार्टर है। और देखा जाए तो ये कंपनी भी मुझे बढ़िया लगती है। इसके पीछे के कुछ एक कारण है, लेकिन वो कारण शायद हम लेटर डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो इसकी रेटिंग है वो भी सब्सक्राइब की है, और अगेन इसमें भी सेम रिकमेंडेशन है कि अगर लिस्टिंग गेन का नजरिया हो तो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो भी लगाइए, बढ़िया लगती है एक्जिकॉम। इसके पीछे के कुछ एक कारण है, क्योंकि मार्केट शेयर काफी बढ़िया है,
फर्स्ट मूवर एडवांटेज को मिला है। 2019 में सबसे पहले यही इस मार्केट में उतरे थे, ईवी चार्जिंग के मार्केट में। और जिस तरह से अभी हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस है कि पूरा ज्यादा से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए, तो कंपनी के लिए बेहद शानदार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनको डिमांड काफी आएगी। और अभी इनफैक्ट आईओसीएल, एचपीसीएल, इनको भी अभी इनके अंतर्गत भी कुछ एक करार हुए हैं सरकार के साथ, तो वहां पे भी ईवी चार्जिंग का एक बड़ा काम है। तो कंपनी काफी होपफुल है, तो वहां पे भी एक बड़ा कंपनी को यहाँ पे मार्केट मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री टेलमेंट अच्छे हैं, कंपनी के खुद के फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, जिस तरह के बिजनेस में है वो बिजनेस बढ़िया है, और वैल्यूएशन ठीक ठाक है। सभी पैरामीटर पे अच्छा लगता है। अप्लाई करने की सलाह है। सब्सक्राइब करिए लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से। ठीक है, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इसको सब्सक्राइब करने की सलाह है। एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स ये ईवी चार्जिंग से जुड़ी कंपनी है, और निश्चित तौर पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, उस पर फोकस बढ़ेगा, इस कंपनी के लिए बिजनेस यहाँ से खुलते चले जाएंगे। आशा जी, ईवी चार्जिंग में देखें तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, यहाँ तक कि टाटा पावर भी उस बिजनेस में उतर चुकी है। तो ये कंपनी किस तरह से अलग है, ये क्या इनोवेटिव कर रही है और बाकी कंपनी से अलग क्या कर रही है ये? देखिए, इनोवेटिव और अगर हम बोले तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि फर्स्ट मूवर थी। 2019 में सबसे पहला इन्होंने ही ईवी चार्जिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इनको पूरी समझ है, इस पूरे बिजनेस की समझ है। क्योंकि जब आप फर्स्ट मूवर होते हैं तो आप ही सबसे पहले होते हैं जो ये बिजनेस को समझते हैं और उसी हिसाब से उस बिजनेस में उतरते हैं। तो मुझे जो इनका एक यूएसपी लगता है, और दूसरा वो किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है, वो उनके मार्केट शेयर में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि बड़ा मार्केट इनके पास है। ईवी चार्जेस, अगर मैं रेसिडेंशियल ईवी चार्जिंग की बात करूं, और 31 मार्च 2023 के अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं, तो 65% जो कि बड़ा मार्केट शेयर है, तो वो इनके हाथ में है। और पब्लिक चार्जिंग में भी लगभग मेरे हिसाब से 25% के आसपास या उससे ज्यादा ही है। तो बड़ा शेयर है इनके पास, और पहले फर्स्ट मूवर होने के कारण इन्हें बिजनेस की बढ़िया समझ है। तो वो एक यूएसपी मुझे इनके बिजनेस की लगती है। आशा जी, वैल्यूएशन क्या ठीक ठाक है इसके? वैल्यूएशन क्या रीजनेबल है? हाँ, देखिए, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकते सस्ते हैं जैसे हम प्लेटिनम के लिए बोल रहे थे। मेरे हिसाब से 31 से 32 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये आ रहे हैं। बट ये वैल्यूएशंस अच्छे लगते हैं अगर मैं दूसरी कंपनियों को कंपेयर करूं। अब दूसरी कंपनीज में कौन सी आती है, एचबीएल पावर सिस्टम आया, सर्वोटेक पावर आया, अगर मैं इनसे कंपेयर करती हूँ तो वैल्यूएशंस यहाँ पे ठीक लगते हैं, और उसी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग इन होने की उम्मीद है। तो लगाइए डिसेंट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक्सिकॉम में। आशा जी, डिसेंट मतलब वही 20-25%? देखिए, ये तो एक मिनिमम मैं जिसे बोल सकती हूँ कि एक मिनिमम पैरामीटर मैंने दिया है। इसके ऊपर के अबव ही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और दोनों केसेस में, प्लेटिनम और इसमें, दोनों में अबव 20% की उम्मीद है। अभी ऊपर का दायरा खुला हुआ है, लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े फिगर्स यहाँ देना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, मिनिमम आराम से 20 से 25% तो यहाँ पे रिटर्न होने की आराम से उम्मीद है। उसके ऊपर के भी रिटर्न दिखाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा लिस्टिंग के दिन कंपनी का और स्टॉक मार्केट का माहौल। तो ठीक है, तो ये एक्जिकॉम टेली सिस्टम पर, नाम पे मत जाइए टेली सिस्टम, ये कंपनी ईवी चार्जिंग, उसका मेन जो बिजनेस है वो ये है। हम देख रहे हैं कि मेन बोर्ड पर तो हलचल है ही, एसएमई सेगमेंट में भी काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं। ओवेस मेटल आज खुला है, पूर्व फ्लैगशिप कैप ये कल खुलेगा, एमवीके एग्रो फूड ये खुलेगा। आपसे जरा एक चीज़, मैं पर्टिकुलर किसी आईपीओ पर राय तो नहीं लूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या एसएमईज वाले जो आईपीओ हैं उसमें भी पैसे लगाने का तरीका क्या सेम होता है या कुछ डिफरेंट होता है? और दूसरी चीज़, क्या करें इन आईपीओज में, क्या वहाँ पर भी मौकों की तलाश करते रहनी चाहिए? जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो आपने आईपीओस बताई है जो खुले हुए हैं, तो हम इस पे राय नहीं रखते हैं। लेकिन एक चीज है कि ऐसे में आईपीओस में जब भी लगाएं
बहुत यहाँ पे अच्छे से रीड करके स्टडी करके लगाएं, क्योंकि इसमें सिस्टम तो सेम रहता है लेकिन ट्रेडिंग लॉट का फर्क पड़ता है। जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में वन इक्विटी शेयर का एक लॉट ही मानिए, उसमें भी आप बिकवाली खरीद कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में वो बात नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा एक जो बिड लॉट है वो एक साथ बिकने को जाएगा। तो वो चीज का एक डिफरेंस आता है मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में। दूसरा, एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में जब कंपनी उतरती है तो उसमें एक चीज कंपनियां क्या देखती हैं कि एसएमई आईपीओ में कोई भी अगर कंपनी ला रही है तो वो 25 करोड़ से ज्यादा उसकी पोस्ट इश्यू पेडअप कैपिटल नहीं कर सकती। लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ में 10 करोड़ मिनिमम होती है, उसके ऊपर आप कितनी भी पोस्ट इश्यू पेडअप कैपिटल करें। तो ये डिफरेंस हमेशा रहता है, कंपनियों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मेन बोर्ड आईपीओ में आ रहे हैं तो वहां पे सिर्फ मिनिमम 10 करोड़ का भी पेडअप कैपिटल है, उसके ऊपर आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में आप 25 करोड़ से ऊपर अपनी कैपिटल को नहीं ला सकते पोस्ट इश्यू। उसके बाद आप बढ़ाते रहिए, डाइल्यूट करते रहिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ इश्यू। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और जब भी इन्वेस्टर को लगाना है तो जब इतनी कम कैपिटल होती है ना अभिषेक जी, तो आपके रेशियोज अपने आप बढ़ जाते हैं। तो वो भी आप चीज देखिए कि रेशियोज अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन आप डिटेल में पढ़िए, क्योंकि फिर वैल्यूएशंस भी एसएमई आईपीओ में अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप डिटेल में इश्यू को पढ़िए, कंपनी बढ़िया होनी चाहिए, प्रमोटर बढ़िया होना चाहिए, बिजनेस पे जरूर ध्यान रखिए, बिजनेस कैसा है, वो जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री का साइज बड़ा है कि नहीं। कितनी बार बिजनेसेस बहुत बढ़िया है लेकिन अगर इंडस्ट्री का साइज ही छोटा है तो वो बिजनेस ले दे के कितना परफॉर्म कर लेगा। तो हमें वो सब देखना चाहिए और फिर इसमें आप अप्लाई करिए। और एक चीज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे लॉट में आपका माल बिकता है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी का भी फर्क पड़ता है एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में। तो जब भी इन्वेस्टर इसमें लगाएं तो वो भी एक कंसर्न, एक चीज को ध्यान में रख के लगाएं कि एक साथ लॉट में बेचना रहेगा, एक एक शेयर में आप ट्रेडिंग यानी कि खरीदारी और बिकवाली नहीं कर सकते। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा एसएमई आईपीओ के इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए और लगाना चाहिए। बाकी एसएमई आईपीओ आजकल बहुत आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आ रहे हैं, बढ़िया रिटर्न वाले आ रहे हैं। और क्योंकि उनके पास आगे ये भी स्कोप रहता है कि 2 या 3 साल के अंदर वो मेन बोर्ड पे भी माइग्रेट हो जाते हैं अगर वो पूरे कंप्लाइंसेस को फॉलो करते हैं। तो सीधा आज अगर किसी एसएमई आईपीओ में आपने लगाया है और बढ़िया कंपनी है तो आप ये मानिए कि 2 से 3 साल में आपको एनएससी और बीएससी पे ट्रेड होती हुई नजर आएगी। तब लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया उसमें फ्लो होती है। तो ये इसीलिए आपको वहां पे मल्टीबैगर्स मिलने के चांसेस भी काफी रहते हैं, प्रोवाइडेड रिसर्च इन डेप्थ होनी चाहिए। आपके सलाहकार से बात करके एसएमई आईपीओ में लगाने की सलाह है। और मिनिमम एसएमई आईपीओ में 2 लाख का रिटेल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि मेन बोर्ड में मिनिमम 15,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक इस चीज की भी बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंस है, उसका भी ध्यान रखें। आप एसएमई आईपीओ में 15,000 के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे 2 लाख तक की लिमिट के हिसाब से अप्लाई करना पड़ता है। जबकि मेन बोर्ड में मिनिमम आप एक लॉट के लिए करोगे तो वो 15,000 से ज्यादा का नहीं होगा अप्लाई करते वक्त। जी ठीक है। आशा जी, एक आखिरी सवाल। 2 आईपीओ जो कल खोल रहे हैं, प्लेटिनम इंडस्ट्रीज और एक्सिकॉम टेलीसिस्टम, मान लीजिए किसी के पास अगर एक ही आईपीओ भर पैसा हो, इन दोनों में से बेहतर क्या है? क्या खरीदें, कहाँ पैसे लगाएं? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया है, एक का इंडस्ट्री बिजनेस सब अच्छा है। तो दोनों में ही लगाने की सलाह है। सबसे पहले तो कोशिश करिए कि दोनों में ही लगा लें। लेकिन किसी वजह से अगर एक में लगाना है और सेफ और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर एग्जीकॉम में करें। तो जहां पे हमारा रिस्क कम होता है वहां पे रिवॉर्ड भी थोड़ा कम होता है। लेकिन रिस्क कम एग्जीकॉम में है। वैसे दोनों में ही रिस्क नहीं है, मैं तो दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। लेकिन अगर एक में लगाना है तो एग्जीकॉम एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म में भी अगर पोर्टफोलियो में रहता है तो बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। बाकी दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। कोशिश करिए कि दोनों ही आईपीओ में लगाएं, क्योंकि हमारी सलाह तो दोनों में ही लगाने की है। चलिए दोनों में लगाने की सलाह है। एक चुनना हो तो एक्सिकॉम टेली सिस्टम बेहतर है, आप उसको चुन सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उसके जवाब मिल गए होंगे। 2 आईपीओज, भारत हाईवेज, मोका प्रोटीन्स, इसकी कहीं आगे चर्चा करेंगी। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।